हस्तिनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ संजय और अर्चना अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। संजय हमेशा मेहनत और लगन से काम करता और अर्चना एक साधारण और घरेलू किस्म की महिला थी जो संजय के हर काम में उनका हाथ बटाती थी। हस्तिनापुर में संजय की कुछ जमीनें थी और संजय के भोलेपन से जमींदार उसका खूब फायदा उठाते। वो लोग अपने सारे खेतों में उससे ही हल चलवाकर खेती करवा लेते और पैसे भी नहीं देते। संजय इतना भोला था, हर व्यक्ति उससे अपना काम निकलवा लेता और संजय बेवकूफी के कारण हमेशा पछतावे में रहता। और इसी बात का फायदा उठाकर उस गांव के जमींदार संजय की जमीन को हथियाना चाहते थे। आप अभी घर आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने खाना लगा दिया है। अरे भाग्यवान, पता है रास्ते में मैंने एक आदमी की मदद की। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने उसे अपने पास रखे 500 रुपये दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने आपको 1000 बार मना किया है कि किसी के बहकावे में मत आया कीजिए। अरे भाग्यवान, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कहा कि रात भर से उसने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से मैंने उसे अपने पैसे दे दिए। अब वो उससे कुछ भी खा सकता है। संजय और अर्चना अभी झगड़ ही रहे थे कि उन्हें वो भिखारी अच्छे कपड़े पहने और अच्छी गाड़ी में बैठे नजर आता है। ये देखो, ये वही है। देखा, इसने अपने लिए बस अच्छे कपड़े लिए हैं। बुद्धू कहीं के, उसके पास पहले से ही अच्छे कपड़े और गाड़ी थी। देखिए कैसे इतरा कर जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि भलाई का जमाना नहीं है, फिर भी आप पैसे लुटा कर आ गए। संजय उस भिखारी को देखकर उससे लड़ने जाता है, लेकिन भिखारी संजय को अपनी तरफ आता देखकर सारी बातें समझ जाता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जमींदार ने आधे गांव के खेत हड़प लिए थे और वो चाहता था कि सारा गांव उसके इशारों पर ही चले और सारे गांव वाले अपनी जमीनें उसे दे दे। वहीं संजय घर के लिए राशन लाने जा रहा था। मालिक देखिए, संजय जा रहा है। इसने अब तक अपनी खेत आपके नाम नहीं की है। सुना है इसकी पत्नी अर्चना भी गांव से बाहर है। ये आज हमें खाली हाथ मिला है। तुम जाकर इसकी जमीन के कागजात लेकर आओ और मजा देखो। जमींदार की बात सुनकर उनका नौकर घर जाता है और सारे जमीन के कागजात उन्हें लाकर दे देता है। अरे किस तरफ चल दिए संजय? आओ, ये देखो, सरकार ने हमें हमारे खेतों के लिए कुछ खाद और दूसरी सामग्री दी है। इस कागज पर दस्तखत कर दो और तुरंत खाद और बाकी की सामग्री लेकर जाओ। खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे। क्या करूंगा जमींदार साहब, हम खेती साल में एक बार करते हैं और वो समय भी नहीं है, इसलिए तो मैं राशन लेने जा रहा हूँ। संजय भैया, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, ये तुम्हारे खेत में साल भर फसल पैदा करेगी। बस इस कागजात पर दस्तखत कर दो। सच्ची? अगर ऐसा है तो एक दस्तखत में क्या हर्ज, लो अभी करे देता हूँ। जमींदार और उसके नौकर के बहकावे में आकर संजय ने उन कागजात पर दस्तखत कर दिया। उसी शाम जब अर्चना घर जाती है, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। किसी ने कोई तोहफा दिया है क्या? जमींदार साहब ने हमें खाद और कई सारी उपजाऊ सामग्री देने का वादा किया है और बदले में बस कुछ दस्तखत करने के लिए कहा। सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। अर्चना संजय की बातें सुनकर समझ जाती है कि जरूर जमींदार ने उससे घर के कागजात साइन करवा लिए हैं। जैसे ही अर्चना ने ये बात सुनी, वो क्रोध में आकर सरपंच के घर चली गई और सरपंच के घर के आंगन में वो झगड़ने लगी। उतने में ही वहाँ यमराज आ गए और एक जोरदार बिजली गिरा दिया और उनके प्राणों को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। सारे घबरा जाते हैं, लेकिन यमराज को देखकर जमींदार और अर्चना समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्वागत है यमलोक में, तुम सबका स्वागत है। यहाँ न्याय होगा, हम करेंगे इंसाफ। अरे भाग्यवान, हम कहाँ आ गए हैं? ये जरूर किसी फिल्म का सेट है। फिल्म का
सेट नहीं, ये असली के यमराज हैं और लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक साथ सब, ये कैसे? कौन सी विपदा आ गई? सबसे पहले आप सब एकत्रित होकर खड़े हो जाइए। एक तरफ जमींदार और उसका नौकर, एक तरफ संजय और अर्चना। तुम सबको यहाँ पर दावत के लिए बुलाया गया है। अरे दावत का कोई ये समय है? हमें वापस धरती लोक छोड़ दीजिए, नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, सही कहा मालिक ने। इतनी जल्दी भी क्या है, सबका परिणाम तो मिलने दो। दावत खाकर शीघ्र ही पृथ्वी लोक चले जाना। कैसी दावत, और हम सबको ही क्यों? तुम सभी तो परेशान थे जमींदार के जमीन लूटने से, उसी का इंसाफ होने वाला है। आओ देखो। यमराज ने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाया कि कैसे संजय ने बेवकूफी से जमींदार के बहकावे में जमीन दे दी और कैसे छल कपट से जमींदार ने संजय को बेवकूफ बनाया। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है और जो दावत होगी इसी सच्चाई पर निर्भर होगी। जो मन का जितना साफ होगा उसे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। जिसके मन में छल कपट होगा वो पछताएगा। मजा आएगा। मेरा मन पूरा साफ है। एक आध चीजें मैंने गलत की हैं, बाकी मैं इतना साफ हूँ कि सफेद कपड़ों में भी नहीं दिखता। जी हाँ मालिक, आपकी तो बात ही कुछ और है। आप चिंता ना करिए जी, सब अच्छा हो जाएगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यमराज के आदेश को सुनकर वहाँ पर सबके लिए थाली और कपड़ों से ढका हुआ बर्तन लग जाता है। जिसका मन साफ होगा उसे अच्छा, और जिसके मन में पाप होगा उसे उसी हिसाब से खाना मिलेगा। अरे आखिरकार यमराज के घर दावत है। यमराज के इतना कहते ही जमींदार ने अपने पास रखा हुआ खाने से कपड़ा हटाया और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बासी खाने रखे हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। और वहीं अर्चना और संजय के पास बहुत सारे पकवान रखे हुए थे जिनमें मिठाइयाँ भी थी। जिसे जो मिला है उसे वो पूरा खाना ही होगा, और अगर वो नहीं खाएगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे और वापस पृथ्वी लोक जाने का मौका नहीं मिलेगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जाकर सबसे पहले सबके जमीन वापस कर दूंगा। किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। संजय और अर्चना की नहीं, तुम्हें जाकर सब कुछ पहले जैसा करना है। कमजोर की इज्जत और आदर करना है, वरना तुम्हें मेरे द्वारा यहाँ बुला लिया जाएगा हमेशा के लिए। उससे पहले तुम्हें ये दावत खानी है, यही तुम्हारी सजा है। यमराज की बात सुनकर जमींदार और उसका नौकर प्रायश्चित करने लगा। यमराज के कहते ही जमींदार उस बेकार से खाने को खाने लगता है। संजय और अर्चना अपना अपना पकवान खूब मजे से खा रहे होते हैं। उनके साथ न्याय करके यमराज उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं। संजय और अर्चना खुशी खुशी अपना जीवन हस्तिनापुर में बिताने लगते हैं और वहीं जमींदार लोगों को ठगना बंद कर देता है। मुंबई की एक चाल में सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ भयंकर तूफान हो गुजरा हो। एक कोने में सुनीता अपने दुधमुहे गुड्डे को सीने से चिपकाए सिसकियां भर रही है। उसका पति मदन नशे में धुत जमीन पर ही पड़ा बड़बड़ा रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, देर से आऊंगा तो खाना भी नहीं देगी। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए बच्चे को पैदा हुए, थोड़ा तो संभल जाने देते। तूने फिर मुंह से जहर उगला तो। उसको पीटने के लिए उठा पर एक ओर को लुढ़क गया। चल गुड्डू, बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुनीता गुड्डू को गोद में उठाए कुछ सामान रखती है और गठरी सर पर रख के गुड्डू को सीने से चिपकाए घर से निकल जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? कुछ खाने को दे दे, जो है वही दे दे। पूरे घर में घूमता है पर सुनीता को ना पाकर कहाँ चली गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं छोड़ गई? मैं भी तो नशे में पागल हो गया था, क्या जरूरत थी उस दुखिया पर हाथ उठाने की? वो घर में कुछ खाने को ढूंढने लगता है
रसोई में 4-5 रोटियां हैं और तरकारी देखकर भर पेट खाकर घर से निकल जाता है, पर सुनीता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। वो निराश होकर घर आ जाता है। घर तो छोड़ दिया, अब जाऊंगी कहाँ? रात के अंधेरे में भटकने से तो अच्छा है घर ही चली जाती हूँ, तब तक भोर भी हो जाएगी। घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर एक खूबसूरत पालना रखा हुआ था। ये पालना तो बहुत सुंदर है, मेरा गुड्डू इसमें आराम से सो सकता है। ये सोचकर वो घर में गई और गुड्डू को चटाई पर लिटाकर जल्दी से बाहर से पालना खींचकर अंदर ले आई। तभी मदन उठ गया और सुनीता को देखते ही, सुनीता, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू दिखाई नहीं पड़ी। सोचा तो यही था कि लात मुक्के खाने से अच्छा है अपनी और गुड्डू की जान ही ले लूं, पर मासूम गुड्डू का चेहरा देखकर मन पिघल गया। अरे पगली, तू क्यों गई? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ा ही किया था। वो तो कल किसी के घर बेटा हुआ था, इसीलिए उसने थोड़ी बहुत पिला दिया था। क्या सारे मर्द अपनी बीवियों को तुम्हारी तरह ही पीटते हैं? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अभी 1 हफ्ते पहले ही गुड्डू पैदा हुआ है। मैं रोज थोड़ी ना पीता हूँ। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे। ले, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दे, अब कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो, मैं गुड्डू को सुलाकर खाना बनाती हूँ। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जरा ये पालना ठीक जगह पर रखवा दो। ये कहाँ से लाई? इतना खूबसूरत पालना? पता नहीं, घर के बाहर ही पड़ा था, मैं उठा लाई। दोनों मिलकर पालने को कोठरी के कोने में रख देते हैं। सुनीता उस पर अपनी पुरानी साड़ी कई तह कर बिछा देती है और गुड्डू को पालने में सुला देती है और गुड्डू से कहती है, हमारे नसीब में तो एक खाट भी नहीं है और ये अमीर बच्चों की तरह पालने में सोए हैं। तभी अचानक उनके घर में आवाज होती है और एक पलंग बिछ जाती है। अरे ये कहाँ से आ गया? इस पर तो कितना आरामदेह गद्दा और तकिया भी है। बैठ के देख, कितना नरम है। इतने छोटे से घर में पलंग के बाद तो कोई जगह ही नहीं बची। बड़ा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो और तीव्र रोशनी हुई। उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया। सुन, तू रात भर कोई जादू वादू सीख रही थी क्या? अरे मैं तो सारी रात भटक रही थी। मुझे लग रहा है कहीं ये पालना कोई जादू तो नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अगर पालना जादुई है तब तो हमारे पास भी बहुत सारा धन और दौलत हो जाना चाहिए। अरे अरे, ये क्या? इतने रुपए कहाँ से आ गए? ये देख, गुड्डू के पाले में तो नोटों की गड्डियां ही गड्डियां बिखरी हैं। नोट देखकर सुनीता कहती है, अरे बाप रे, हम तो अमीर हो गए। अब तो मुझे कोई मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। इन पैसों से अपनी एक सीमेंट और ईंटों की दुकान खोल लेंगे। दुकान खूब चल निकली। सुनीता के मुंह से कुछ निकलते ही पालना उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन मदन घर से सारी रात गायब रहता है। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। देख सुनीता, कुछ कहना मत, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आज पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बैठा लिया था। मेरे मना करने पर भी वो लोग कह रहे थे कि अब तो मदन बड़ा आदमी बन गया, हमारे पास क्यों बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर भी सब लोग नहीं माने। मदन, मैं तुम्हारी इन दलीलों से पहले भी तंग आ गई थी। तुम उन लोगों को पैसे देकर छुटकारा पा सकते थे। तुम्हारा वहाँ सारी रात बैठना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़, मैं नहा धोकर आता हूँ, कुछ नाश्ता दे दे। गुड्डू को सुला कर आती हूँ, तभी तो नाश्ता बनाऊंगी। मदन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने झूले के ऊपर एक लात मारते हुए कहा, ले, इसी के बूते पर तू ज्यादा जबान चला रही है ना, अभी इसको बाहर निकाल फेंकता हूँ। मदन की लाख कोशिशों के बावजूद पालना अपनी जगह से टस से मस न हुआ। थककर चिल्लाते हुए वो कहता है, आज तो तेरी खैर नहीं, बहुत चपड़ चपड़ करने लगी है। अचानक उसके हाथों को झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ मरोड़ दिए और दर्द से वो छटपटा उठा। सुनीता, इसको बोल मेरा हाथ छोड़ दे। मैं समझ गया, ये पालना तुझे मुझ जैसे नीच इंसान से बचाने ही आया है। मैं मर जाऊंगा, बस एक बार माफ कर दे। मैं क्या करूं? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना। सुनीता, माफ कर दे, तुझे गुड्डू की सौगंध, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मदन, ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। पालना, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, छोड़ दो इसे। मदन का हाथ छूट गया था। उसके बाद मदन एकदम शांत होकर लेट गया। उस दिन के बाद से मदन का सारा गुस्सा और नशा दोनों ही खत्म हो गया था।
अब वो सीधे घर आने लगा। गुड्डू और सुनीता के साथ समय देने लगा। सब खुश थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। मदन के बगल में ही गजोधर की सीमेंट की दुकान थी। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन जब से मदन ने दुकान खोली तब से उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। एक दिन गजोधर कहता है, मदन, तुम यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, वरना मैं तुम्हारी दुकान में आग लगवा दूंगा। क्यों हटाऊं? मैंने इस दुकान में पैसे लगाए हैं। ठीक है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। वो धमकी देकर चला गया। मदन जब दुकान बंद करके वापस आया तो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मदन ने सुनीता को सारी बात बताई। गजोधर उसके पीछे पीछे आकर उसकी खिड़की के पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अगर सचमुच उसने गुस्से में आकर आग लगा दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कितना पैसा लगाकर दुकान बनाई थी। तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत नहीं है उस गजोधर से डरने की। हमारा जादुई पालना है ना, वो कुछ नहीं होने देगा। ये औरत किसी जादुई पालने की बात कर रही है। जरा देखो तो सही। वो पंजों के बल खड़ा होकर उसके घर में झांकता है तो एक खूबसूरत पालना देखकर वो हैरान हो जाता है। वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन वो पालना उसकी आंखों में बस चुका था। दूसरे ही दिन वो मदन की दुकान पर जाकर, अब तक तो तुमने दुकान बंद करने के बारे में सोच लिया होगा। मैं दुकान नहीं बंद कर सकता। तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मुझे कुछ मत कहना। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। फटाफट उसके घर किसी व्यक्ति को भेज दिया। उस व्यक्ति ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। आपकी दुकान में आग लग गई है, जल्दी चलो। अब आएगा मजा। चलो जल्दी से इसके घर से वो पालना निकाल लो। उसने पालना निकालकर अपनी गाड़ी में रखवा दिया और घर आकर एक कोने में रख दिया। फिर दुकान पर पहुंच गया। सुनीता जब दुकान पर गई तो वहाँ सब कुछ ठीक था। मदन उसको देखते ही, अरे तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है शायद। उसने मदन को सारी बातें बताई और उल्टे पैर वापस घर पहुंची तो पालना गायब हो गया था। सुनीता सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। गजोधर जब दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पालने से, ए जादुई पालने, दिखा अपना जादू, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। तभी पालने से एक मोटा डंडा निकलकर गजोधर की धुनाई करने लगता है। गजोधर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ी। जब मार खाकर वो अधमरा होकर गिर पड़ा तब पालना अपने आप चलते चलते सुनीता के घर के भीतर पहुंच गया। अरे गुड्डू का जादुई पालना आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं समझ गई थी कि तुम्हें कोई उठा ले गया। उसने गुड्डू को पालने में सुला दिया। मदन आया तो वो कहती है, तुम्हें पता है, मैं घर आई तो पालना कोई उठा ले गया था, लेकिन ये अपने आप ही वापस आ गया। मदन की दुकान पर गजोधर का एक नौकर जो कभी कभी उसके पास आ जाता था, उसने आकर बताया, मदन भैया, बड़े आश्चर्य की बात है, गजोधर भैया कोई पालना खरीद कर लाए थे। उससे कुछ बोले तभी पालने से एक डंडा निकला और उनकी धुनाई कर दी। वो अस्पताल में पड़े हैं। मदन घर वापस आया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ, वो पालना गजोधर ही लेकर गया था। वो अस्पताल में पड़ा है। चलो, हमें हमारा जादुई पालना मिल गया। हमारे लिए यही बहुत है। उसने जैसा किया उसका फल उसको मिल गया। एक दिन की बात है। भरे बाजार में 2 लड़के जादू का खेल दिखा रहे थे। कभी वो टोपी से खरगोश निकालते तो कभी कान से रुमाल। उनका ये जादू देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। देखो देखो देखो, कैसे ये तोता रंग बदलता है। लोग अपनी नजरें तोते पे टिकाए हुए थे और वहाँ दूसरे लड़के ने अपने हाथ की सफाई से एक औरत की चेन मार ली। जैसे ही तोते ने रंग बदला, सभी दर्शक खुशी से तालियां बजाने लगे। देखो देखो देखो, ये ताश की गड्डी है। मैं चाहे इन्हें जैसे भी पलटूं, पर इसमें से सिर्फ इक्के ही बाहर निकलेंगे। तभी भीड़ को देखकर मालती और मेघा भी वहां पहुंच गई। मालती और मेघा दोनों खुद जादूगरनियां थी। वो समझ गई कि ये सब जादू नहीं बल्कि बस हाथ की सफाई है। मम्मी जी, वहाँ देखिए। मालती और मेघा ने देखा कि एक लड़का लोगों को अपनी बातों में उलझाता है और दूसरा उनकी जेब काटता है। तो ये चक्कर है,
चल इन्हें सबक सिखाते हैं। तभी मालती और मेघा आ गए। अब तक आपने बस छोटा मोटा जादू देखा, अब देखिए असली जादू। मैडम, आपके गले की चेन इस लड़के की जेब में होगी। लोगों से डरकर जब उस लड़के ने जेब में हाथ डाला तो वो चेन उसी के जेब में थी। उसे वो चेन लौटानी पड़ी। और सर, आपका वॉलेट इसकी जेब में है। ऐसे कर करके उन दोनों लड़कों को सारी चीजें दर्शकों को लौटानी पड़ी। और फिर जब भीड़ चली गई, देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ हाँ, देख लेना। और ऐसे छिछोरे काम करके जादूगरों का नाम मत खराब कर, समझा? वरना अगली बार सीधा जेल में होगा। वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए और फिर मालती और मेघा भी अपने घर चली गईं। वो दोनों लुटेरे जादूगर लड़कों को मालती और मेघा से बदला लेना था। मैं सोच रहा हूँ हमें उन दोनों औरतों के ही जेवर लूट लेने चाहिए। उससे भी अच्छा उसके सारे घर का सामान लूटते हैं। हाँ हाँ, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लुटेरे लड़कों ने ये ठान लिया था कि वो सास बहू से बदला जरूर लेंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। अगले दिन से दोनों लड़कों ने मालती और मेघा पर नजर रखना शुरू किया। 2-3 दिनों तक नजर रखने के बाद उन्होंने अपना प्लान बनाया। ये दोनों औरतें रोज शाम को 4 बजे बाजार जाती हैं और 6 बजे लौटती हैं। 2 घंटे काफी हैं इनका घर खाली करने के लिए। तो इन दोनों औरतों को कल ही सबक सिखाएंगे। अगले दिन जैसे ही मालती और मेघा बाजार के लिए निकले तो दोनों लुटेरे घर के अंदर घुस गए। बाहर से तो ये घर बहुत छोटा दिख रहा था, तो ये अंदर से इतना बड़ा कैसे? छोड़, हमें क्या करना है, चुपचाप सामान उठा और निकल यहाँ से। उनमें से एक का ध्यान एलईडी टीवी पर गया। क्या टीवी है? उसने टीवी की वायर बोर्ड से निकाल दी और टीवी उठाने लगा, पर फिर अचानक टीवी ऑन हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस टीवी में बैटरी है क्या? पता नहीं। दूसरे लुटेरे का ध्यान अलमारी पर गया। जरूर इसके अंदर सोना होगा, पैसा होगा। चल इसे तोड़ते हैं। तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुला है। क्या बात है? दोनों ने जब वो अलमारी खोली तो अंदर सोने के जेवर और पैसों की गड्डियां रखी थी। वाह वाह वाह, इतना सारा सोना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक लुटेरे ने वहाँ रखी एक चेन अपने गले में डाल ली। देख कैसा लग रहा हूँ मैं। और तुरंत वो चेन सांप में बदल गई। सांप सांप, बचाओ 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 मुझे। सांप को देखकर दोनों यहाँ वहाँ कूदने लगे। सांप से डरकर वो दोनों एक दरवाजे के अंदर चले गए तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। एक लुटेरा किसी चीज से टकराया। जब दोनों ने देखा तो वो एक विशाल पेड़ था। वो दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। अब ये शेर कहाँ से आ गया? इसे बोलते हैं आसमान से टपके खजूर में अटके। वो दोनों पीछे घूमे तो पीछे भूखा शेर उनका शिकार करने की फिराक में था। भाग! दोनों शेर से जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते वो फिर से किसी जादुई दरवाजे से गुजरे और इस बार वो वापस घर के अंदर पहुंच गए। ये घर नहीं है। वो देख, वो सांप। वो दोनों फिर से सांप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। उनमें से एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया। यहाँ ऊपर, जल्दी! दोनों ऊपर बैठकर सांप को देख रहे थे। हमें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। तभी मालती और मेघा दोनों जमीन से बाहर आईं और उन्होंने सांप को गायब कर दिया। अपनी जादुई छड़ी से दोनों लुटेरों को जमीन पर पटक दिया। क्यों बच्चू? ये है असली जादू। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो।
हमसे गलती हो गई जो हमने सोचा कि हम तुम दोनों से बदला लेंगे। माफ कर दो प्लीज। चल ठीक है, अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही दोनों लुटेरों ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। यू आर अंडर अरेस्ट। लुटेरों ने पीछे मुड़कर मालती और मेघा को देखा। मेरी माँ, इस बार मिले हो, जिंदगी में कभी और मत मिलना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी सास बहू से तो दूर रहना ही सही है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो मुझे, वरना ये सास बहू हम दोनों को मार देंगी। राधा का पति मोहन मजदूरी करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी राधा और अपनी 10 वर्षीय बेटी नर्मदा का पेट भर पाता था। वहीं उसका पड़ोस में रहने वाला सुरेश एक बिजनेसमैन था। नवरात्रि चल रही थी। मोहन मजदूरी पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अजी सुनते हो, नवरात्रि चल रही है और मैं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के व्रत रख रही हूँ। हाँ राधा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि की पूजा नहीं करवा पाएंगे? मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी अपने घर पर कन्या पूजन करवाऊं और 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊं। तुम चिंता मत करो राधा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और नवरात्रि से पहले कुछ पैसे तुम्हारे हाथ में जरूर रखूंगा। मैं कह रही थी कि आज जब आप बाजार से आना तो व्रत का कुछ सामान लेकर आना। क्या क्या मंगाना चाहती हो तुम? 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, साबूदाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है राधा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने मुझसे जो जो सामान कहा है, मैं नवरात्रि से पहले पहले वो सामान तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया और राधा का चेहरा उदास हो गया। तभी राधा की पड़ोसी कनिका वहाँ पर आ गई। कनिका राधा के घर पर कभी कभार आया करती थी। अरे राधा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आज तुझे मेरे साथ मार्केट चलना है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे आपके साथ बाजार चलना था। अरे नवरात्रि चल रही है ना, तो उसकी कुछ शॉपिंग करनी है। तुम तो जानती ही हो राधा कि हम लोग नवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से करते हैं और जब तक हम कन्या पूजन नहीं करवाते हमें तो पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि आई भी है या नहीं। क्या तुमने नवरात्रि की अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? आपके आने से कुछ देर पहले ही मैं अपने पति मोहन से उसी के बारे में बात कर रही थी। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है ना, और मेरे पति तो मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो नवरात्रि से पहले पूजा का सामान लाकर मुझे जरूर देंगे। अरे तेरा पति तो हर साल यही कहता है। चल मेरे साथ बाजार चलते हैं। राधा कनिका के साथ बाजार चली गई। एक दुकान पर जाकर कनिका दुकानदार से बोली, भैया 5 किलो कोटू, 5 किलो सिंघाड़े का आटा, 5 किलो सेंधा नमक और 5 किलो साबूदाना, और हाँ साथ ही साथ आपके पास जो अच्छे चिप्स के पैकेट्स हैं ना व्रत वाले, वो भी पैक कर दीजिएगा। बहन जी, व्रत की बहुत अच्छी और ब्रांडेड नमकीन आई हुई है। आप उसका नाम लेना तो भूल ही गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। एक काम कीजिए, 5-5 पैकेट व्रत वाले बढ़िया ब्रांडेड नमकीन भी पैक कर दीजिए। राधा ये सब अपनी बेचारी आंखों से देख रही थी। राधा को अपनी ओर देखते हुए कनिका राधा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे राधा, व्रत तो तुमने भी रखा है, तो क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? नहीं कनिका जी, मैं आलू खाकर ही अपना काम चला लेती हूँ। आलू? भला व्रत में आलू कौन खाता है? मुझे तो आलू बिल्कुल भी हजम नहीं होता। मैं तो जब भी नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो मुझे तो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि तुमने देखा ना अभी मैंने क्या क्या सामान खरीदा। हाँ वो तो मैंने देखा, आपने ढेर सारा सामान खरीदा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लाई कि मैंने क्या क्या खरीदा है। अरे भाई, मैं अकेले इतनी सारी शॉपिंग बैग थोड़ी ना उठा पाऊंगी। चलो मेरी मदद कर दो जरा। इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी।
और उन 100 रुपए से तुम अपने लिए कुछ ढंग की खाने पीने की चीजें खरीद लेना। राधा ने चुपचाप भारी भारी शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। कनिका बाजार में इधर उधर नजर दौड़ाती हुई बोली, अरे वो देख राधा, सामने गिफ्ट की दुकान है। सोच रही हूँ कि इस बार नवरात्रि में जिन कन्याओं को मैं भोजन करवाऊंगी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दूं। तुम तो जानती ही हो, हर साल नवरात्रि में कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देती हूँ मैं। इस बात को तो मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं। कनिका ने उस गिफ्ट की दुकान से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे। कुछ देर बाद कनिका राधा के साथ उसके घर पर गई और अपना पर्स देखने लगी। मुझे माफ करना राधा, मैंने अपने पति से 3000 रुपए लिए थे और मैं सारे पैसों की शॉपिंग कराई। मेरे पास तो छुट्टे पैसे बचे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे कल दे दीजिएगा। तुम कितनी अच्छी हो राधा, कल हम फिर से बाजार चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। हाँ। इतना बोलकर कनिका अपने घर के अंदर चली गई और राधा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गई। राधा को देखकर उसकी 10 वर्षीय पुत्री नर्मदा दौड़ती हुई आई। माँ, आप बाजार से अपने लिए कुछ लेकर नहीं आई? मुझे तो लगा था कि आप कनिका आंटी की तरह ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगी। कोई बात नहीं बिटिया, हम अगले साल ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ये तो आप हर साल कहती है माँ। ऐसा नहीं कहते नर्मदा, तुम्हारे पिताजी एक मजदूर हैं और ऊपर से बाजार में भी अभी मंदी चल रही है। जब हमारे हालत ठीक हो जाएंगे ना, तो हम भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और उस साल हम भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या आप भी कनिका आंटी की तरह कन्याओं को भोजन करवाएंगी? हाँ मेरी बिटिया, क्यों नहीं। उस दिन तुम अपने हाथों से उन कन्याओं को भोजन खिलाना। नर्मदा बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे उस दिन का इंतजार है माँ। मैं आंटी की तरह किसी को भगाऊंगी भी नहीं। नर्मदा की बात सुनकर राधा चौंक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले साल कनिका आंटी ने कुछ लड़कियों को भोजन के लिए बुलाया था। मैं भी उन्हीं लड़कियों में चली गई थी, मगर आंटी ने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं और मेरे कमरे की फर्श खराब हो जाएगी। नर्मदा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब मोहन घर वापस आया तो राधा ने अपने पति मोहन से कहा, नर्मदा बता रही थी कि पिछले साल कनिका ने कन्या भोजन के वक्त नर्मदा को अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तुम्हें पता है राधा कि कनिका का पति एक अमीर व्यक्ति है। वो एक बिजनेसमैन है। उसके संबंध हाई सोसाइटी के लोगों से हैं। भला नर्मदा को क्या आवश्यकता थी कन्या पूजन के दौरान उसके घर पर जाने की? अगर मेरी बिटिया उन 9 कन्याओं में शामिल होकर कुछ भोजन खा भी लेती तो आखिर कनिका जी का क्या बिगड़ जाता। और वैसे भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति तो किसी गरीब को भोजन खिलाने में है, ना कि अमीर बच्चों को खिलाकर। तुम चिंता मत करो राधा, हमारे बुरे हालात सदैव नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। मोहन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। राधा अगले दिन 100 रुपए के लिए कनिका के घर पर चली गई। कनिका क्रोधित होती हुई राधा से बोली, इसीलिए मैं तुम्हें बाजार ले जाने में आनाकानी करती हूँ। राधा, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए हैं, कोई लाख रुपए नहीं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और सुनो, अब मुझे कभी भी पैसों के लिए मत टोकना। राधा मुंह लटकाकर चुपचाप चली आई। ऐसे ही 9वीं का दिन आ गया। कनिका ने धूमधाम से पूजा करवाई और साथ ही साथ 9 कन्याओं का भोज भी रखा। कनिका ने कन्याओं के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया था, जिसकी सुगंध बाहर तक आ रही थी। उस सुगंध को सूंघते हुए नर्मदा उन कन्याओं में शामिल हो गई। मगर हमेशा की तरह कनिका नर्मदा को अपने घर पर देखकर बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, 9 लड़कियां पूरी हो गई हैं नर्मदा, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैंने तो देखा अभी सिर्फ 7 ही लड़कियां हुई हैं। वो क्या है ना, 2 लड़कियां मेरी फ्रेंड की भी आने वाली हैं। अब अगर तुम इस भोज में शामिल हो जाओगी तो भला मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी। और वैसे भी पिछले साल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तो तुम्हारे पिता जब तक तुम्हारे ढंग के कपड़े नहीं बनवाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। चलो अब तुम चली जाओ यहाँ से, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। नर्मदा के जाने के बाद सुरेश कनिका से बोला,
तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालती तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निकाल देता। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी पड़ोसी राधा को मुंह मत लगाया करो। अजी, मैं फालतू में मुंह नहीं लगाती। अगर उसे मुंह लगाती हूँ तो उसके बदले बहुत सारा काम भी करवाती हूँ। नर्मदा मुंह लटकाकर रोती हुई अपने घर चली गई। नर्मदा को देखकर राधा समझ गई कि कनिका ने इस बार भी नर्मदा को कन्या भोज में शामिल नहीं किया। राधा नर्मदा को गले लगाती हुई बोली, देखो, तुम्हारे पिताजी पूजा का सामान लेकर आए हैं, और वैसे भी माँ दुर्गा अच्छा भोजन और ढेर सारे कपड़ों से प्रसन्न नहीं होती। वो तो अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न होती हैं। सच कह रही हो माँ? हाँ नर्मदा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ दुर्गा अपने भक्तों के सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। इतना बोलकर राधा ने नर्मदा को गले लगा लिया और नर्मदा खुश हो गई। अगले दिन दशहरा था। दशहरे में सभी लोग रावण जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने सुरेश से कहा, इस रावण को आग कौन लगाएगा? हर साल की तरह इस साल भी रावण को आग मैं लगाऊंगा। सुरेश ने रावण को आग लगाना चाहा, मगर लाख प्रयासों के बाद भी आग नहीं जली। ये देखकर सुरेश बहुत चिंतित हो गया। क्या हुआ सुरेश भाई? लगता है इस साल तुम्हारे हाथों बुराई का नाश नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ। उस व्यक्ति ने भी रावण को आग लगाने की बहुत कोशिश की, मगर आग नहीं जली। थक हार कर सभी लोग परेशान हो गए कि कागज के रावण में आखिर आग क्यों नहीं लग रही है। तभी मासूम नर्मदा वहाँ पर पहुँच गई और सुरेश से बोली, अगर आप कहो तो मैं रावण को आग लगा सकती हूँ। एक बार इस छोटी बच्ची को भी प्रयास करने दो सुरेश भाई। हो सकता है जो चमत्कार हमसे नहीं हुआ, इससे हो जाए। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। नर्मदा ने जैसे ही रावण को आग लगाई, रावण का पुतला जल उठा, मगर इसके साथ ही सुरेश के घर पर आग लग गई। अपने घर पर आग लगती देख सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। जैसे जैसे रावण का पुतला जल रहा था, सुरेश का घर भी धुआं हो रहा था। सुरेश की पत्नी कनिका चीखती हुई बोली, अरे अरे मेरे घर में आग लग गई है, कोई बचाओ बचाओ, मेरी बेटी अंदर है। कनिका की बात सुनकर राधा दौड़ती हुई कनिका के घर के अंदर घुस गई और उसकी बेटी को बाहर निकाल कर ले आई। तभी सुरेश के मोबाइल पर उसके ऑफिस से फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है। सुरेश सड़क पर आ चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वहाँ पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और माँ दुर्गा वहाँ पर प्रकट हो गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी लोग उसके चरणों में गिर गए। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है सुरेश और कनिका। तुमने कन्या भोज के दौरान एक गरीब बच्ची को अपमानित किया। तुम्हें धनवान रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और सुरेश सड़क पर आ गया। राधा अपनी बेटी नर्मदा को लेकर घर आ गई कि तभी उसका पति मोहन खुश होता हुआ वहाँ पर आया। उसके साथ 9 बच्चियां थी। राधा, मैं इन 9 बेसहारा लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हम इन्हें ही भोज कराएंगे। लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ राधा, मैं जिस जगह पर मजदूरी कर रहा था वहाँ पर मुझे सोने के सिक्कों का थैला मिला है। लगता है ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। राधा ने सारी घटना मोहन को बता दी। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है राधा। राधा उन 9 लड़कियों को अपने घर में बिठाकर खाना परोसने लगी और सारी कन्याएं अपना भोजन आनंदित होकर खाने लगी और उन्हें मिठाइयाँ और बहुत सारे कपड़े देने लगी। उस दिन के बाद मोहन का परिवार अमीर हो गया और सुरेश का परिवार गरीब हो गया और इसी के साथ बुराई की हार हुई और अच्छाई और सच्चाई की जीत।